एपिसोड 1 जबरदस्ती की शादी। दिल्ली, हौज खास मैरिज रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर एक लड़का अपनी ब्लैक मर्सिडीज के पास खड़ा बार बार अपनी घड़ी में टाइम देखे जा रहा था। इस वक्त घड़ी में टाइम देखते हुए उसका ऑरा इतना शानदार लग रहा था कि दूर से अगर कोई उसे एक नज़र देख ले तो बस देखता ही रह जाए। ये लड़का कोई और नहीं बल्कि दिल्ली शहर का मशहूर बिजनेसमैन और एक नामी साइंटिस्ट अभिमन्यु मेहरा था, जिसे मेडिसिन के फील्ड में अपनी शानदार इन्वेंशन के लिए नोबेल प्राइज भी मिल चुका था। जब उस लड़के से रहा नहीं गया तो उसने अपने पास खड़े अपने असिस्टेंट को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, और कितना वक्त लगेगा असिस्टेंट अचल? अपने बॉस की बात सुनकर वो लड़का जल्दी से कुछ बोलने ही वाला था कि तभी वहां एक के बाद एक कई सारी गाड़ियां आकर रुकीं। एक लड़की के लिए इतने सारे लोगों की फौज देखकर अभिमन्यु ने पलटकर अचल की तरफ देखा और कहा, एक मामूली सी लड़की के लिए इतना इंतजाम? तुम कुछ ज्यादा ही इम्पोर्टेंस नहीं देने लग गए हो उसे अभी से? अचल ने अभिमन्यु की बात सुनकर अपना सर नीचे झुका लिया और फिर डरते हुए कहा, वो कोई मामूली लड़की नहीं है बॉस। वो एसीपी ऑफ दिल्ली पुलिस है। क्या आपको वाकई में लगता है कि उन्हें यहाँ तक लेकर आना, वो भी बिना किसी मुसीबत के, हमारे लिए आसान बात थी? अपने असिस्टेंट को इस तरह से अपने सामने अपने ही दुश्मन की तारीफ करते देखकर अभिमन्यु को काफी गुस्सा आ गया था और उसने अचल पर चिल्लाते हुए अचल से कहा, अपनी जान प्यारी है ना अचल ठाकुर, तो बेहतर होगा अपना मुंह बंद ही रखो तुम। उसके बाद अभिमन्यु आगे आया और उन गाड़ियों के पास खड़े अपने सबॉर्डिनेट्स को ऑर्डर देते हुए कहा, घसीट कर बाहर निकालो उसे अभी के अभी, ताकि उसके साथ साथ अचल को भी उस लड़की की असली औकात पता चल जाए। अभिमन्यु का ऑर्डर मिलते ही उसके गार्ड्स ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसमें बैठी लड़की को एक झटके में बाहर खींचते हुए अभिमन्यु के सामने फेंक दिया। तो ये देखकर अभिमन्यु ने तिरस्कार भरी हंसी हंसते हुए एक नज़र अचल की तरफ देखा और फिर उस लड़की के बालों को पकड़कर उसे जमीन से उठाकर एक झटके में ही खड़ा कर दिया। ये सब अभिमन्यु ने इतनी बेरहमी से किया था कि ये देखने के बाद अचल भी एक पल के लिए सिहर गया था, लेकिन वो अपने बॉस के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अभिमन्यु के सामने काले लिबास में वो लड़की आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। डर के मारे उसके हाथ पैर बुरी तरह से कांप रहे थे और होंठ तो पूरी तरह से सूख गए थे। उसके कदम इस कदर लड़खड़ा रहे थे मानो वो किसी भी वक्त वहीं पर गिर पड़ेगी। एक पल के लिए तो ऐसा हुआ भी। जैसे ही वो लड़की गिरने वाली ही कि उसके सामने अपनी मर्सिडीज से टिककर खड़े अभिमन्यु ने अपने उल्टे हाथ को उसके पेट के पास ले जाकर उसे गिरने से रोक दिया और तिरस्कार से उसकी तरफ देखकर अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा, अरे अरे, खुद को संभालिए एसीपी माहिरा। अभी तो और भी बहुत से मौके आएंगे आपके पास गिरने के लिए। आप अभी से अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगी तो आगे मेरे सामने टिकेंगी कैसे? चलिए, अब अगर आपका ये रोने धोने वाला मेलोड्रामा खत्म हो गया हो तो क्या हम चलकर शादी कर सकते हैं? ये सुनकर माहिरा कातर नजरों से अपने सामने खड़े इस इंसान को देखने लगी, जो कि कल तक उसके लिए इस दुनिया का सबसे अच्छा आदमी था। माहिरा ने आज तक जितनी रिस्पेक्ट अपने डैड को दी थी उतना ही सम्मान उसने इस आदमी का भी किया था, लेकिन आज यही इंसान उसकी लाइफ का सबसे बड़ा डेविल बन गया था। बेशक अभिमन्यु ने माहिरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाया था, लेकिन उसका ये हाथ माहिरा को थामने के लिए नहीं बल्कि एक बार फिर से माहिरा को सबके सामने जलील करते हुए वहां गिराने के लिए बढ़ाया था। लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ हुआ ही नहीं और माहिरा अब भी अपनी जगह पर ही खड़ी है, तो ये देखकर अभिमन्यु इस कदर गुस्से में पागल हो गया था कि आज अगर उसे इस लड़की से शादी ना करनी होती तो वो इसे अच्छा खासा सबक सिखा देता।
उसके बाद अभिमन्यु ने अपनी सधी हुई वार्निंग वाली टोन में माहिरा से कहा, मैडम माहिरा, एक बात समझ लीजिए कि अगर आप ये शादी नहीं करती हैं तो अंजाम आपके परिवार को ही भुगतना होगा। समझ गई ना आप? क्या पता कब, कहाँ, कैसे कोई आपकी माँ के साथ। खबरदार मिस्टर मेहरा, अब और नहीं। अभिमन्यु अभी अपनी बात पूरी कर भी नहीं पाया था कि तभी माहिरा अचानक से उस पर चीख उठी। माहिरा के इस तरह से खुद पर चिल्लाने से अभिमन्यु ने चारों तरफ देखने लगा कि कहीं किसी ने ये सब देख तो नहीं लिया है। क्योंकि अभिमन्यु एक वीआईपी था तो अचल ने पहली ही सिक्योरिटी के मद्देनजर वहां से कॉमन पब्लिक को हटवा दिया था। लेकिन फिर भी वहां पास ही से गुजर रहे दो लोगों ने माहिरा की आवाज सुन ली थी तो ये देखकर अभिमन्यु को बुरी तरह से गुस्सा आ गया और उसने आगे बढ़कर माहिरा का मुंह कस के पकड़ लिया और उसे गाड़ी के बोनट पर गिराकर बुरी तरह कुचलने की कोशिश करने लगा। माहिरा खुद को छुड़ाने के लिए छटपटाती रही लेकिन अभिमन्यु ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक माहिरा का एक साइड का दांत नहीं टूट गया। उसके बाद अभिमन्यु ने उसे जमीन पर फेंक दिया और उसके हाथ पर अपना जूता रखकर उसे बुरी तरह से मसलते हुए कहा, क्योंकि आज मुझे तुमसे शादी करनी है तो एक दिन के लिए मैं तुम्हारा ये गुनाह माफ कर रहा हूँ। लेकिन आइंदा अगर तुमने मुझ पर चिल्लाना तो दूर, अपना मुंह खोलने की भी कोशिश की ना तो मैं उसी वक्त तुम्हारे हल्क से जुबान बाहर निकाल लूंगा। माहिरा अभिमन्यु के इस बर्ताव के कारण डर से थर-थर कांप रही थी तो माहिरा की ये हालत देखकर अभिमन्यु अपनी जीत पर मुस्कुराया और फिर अपने एक सबऑर्डिनेट से कहा, उन दोनों आदमियों के कान में गोली मारकर खुद को भी शूट कर लेना, क्योंकि अगर तुम लोग भूल गए थे तो मैं याद दिला देता हूँ कि मैंने कहा था कि जब तक मैं यहाँ रहूंगा तब तक कोई आदमी तो क्या यहाँ एक परिंदा भी पर ना मार पाए। लेकिन देखो तुम लोगों की लापरवाही का नतीजा। उस सबऑर्डिनेट ने सर झुकाकर अभिमन्यु की बात सुनकर सहमति में अपना सर हिला दिया और वहां से चला गया और अगले 5 मिनट में वहां 3 बार फायरिंग की आवाज सुनाई दी। माहिरा ने जब सर उठाकर देखा तो वहां से कुछ दूरी पर 3 लोगों की लाशें पड़ी थी, जिसे देखकर वो बुरी तरह से बिफर उठी और अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रखकर बुरी तरह से रोने लगी। ये देखकर अभिमन्यु अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपने हाथों को अच्छे से सैनिटाइज करने के बाद पास ही खड़े अपने असिस्टेंट अचल से कहा, ये 2 मिनट में अंदर आ जानी चाहिए। अगर ये खुद ना आए तो इसे घसीट कर ले आना और अगर तुम ऐसा ना कर सके तो ब्रजेश की तरह तुम भी खुद को गोली मार लेना। अभिमन्यु के जाने के बाद अचल ने 2 सेकंड के लिए माहिरा को दुखी होकर देखा और फिर उसके पास जाकर कहा, मैडम अगर आप नहीं जाना चाहती हैं तो मुझे बता दीजिए, मैं भी खुद को गोली मार लूंगा क्योंकि किसी औरत के साथ जबरदस्ती करना मेरे वश की बात नहीं है। माहिरा ने ये सुना और रोते हुए अचल से कहा, अचल तुम तो सब जानते हो ना, तो फिर तुम ऐसा कैसे होने दे सकते हो? आखिर हो क्या गया है अभिमन्यु सर को? तुम देख रहे हो ना कि वो किस कदर बर्बरता पर उतर आए हैं मेरे साथ। कम से कम मुझे मेरा गुनाह तो बताओ, आखिर मैंने किया क्या है? किसी से जबरदस्ती शादी करना क्या कोई अच्छी बात है? लेकिन अचल ने माहिरा के इस सवाल का जवाब देने के बजाय तुरंत पीछे हटकर अपने हाथ ऊपर खड़े करते हुए कहा, माफ कीजिएगा मैडम, लेकिन मैं कुछ भी नहीं जानता। आप जो भी कह रही हैं प्लीज जल्दी कहिए, क्योंकि आपने तो पहले ही अपनी बात कहने में 2 मिनट वेस्ट कर दिए हैं, तो अब मुझे खुद को शूट करना होगा। इतना कहकर अचल अपनी गन लोड करने लगा तो ये देखकर माहिरा ने आगे बढ़कर उसके हाथ से गन छीन ली और कहा, आपको ऐसा कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है असिस्टेंट अचल। अब जब मेरे भगवान ने खुद मेरे भाग्य में ये सब लिखा है तो मैं उनकी दी हुई ये सजा भोगने को तैयार हूँ। कहते हुए माहिरा बुरी तरह से सिसककर रोने लगी थी। ये देखकर अचल ने एक राहत भरी सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखकर खुद से कहा,
थैंक गॉड कि ये जल्दी मान गई, वरना आज तो मेरा राम नाम सत्य होने से कोई भी नहीं रोक पाता। उसके बाद अचल ने माहिरा को एक टिश्यू पकड़ाया और अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ गया। माहिरा जैसे जैसे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस की तरफ जाने के लिए अपना एक एक कदम बढ़ा रही थी, उसका दिल बार बार उससे चीख कर एक ही बात कह रहा था, इस जबरदस्ती की शादी में बंधने की बजाय यहाँ से किसी तरह से अपनी जान छुड़ा के भाग जा माहिरा। लेकिन माहिरा ने अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को समझाते हुए कहा, तुझे ये करना ही होगा माही, तू इस तरह से स्वार्थी नहीं हो सकती। सोच, अगर तू आज यहाँ से भाग भी जाती है तो उसके बाद ये आदमी क्या करेगा तेरे परिवार के साथ? यहाँ सवाल परिवार का है माही, यहाँ सवाल तेरी छोटी बहनों का है। अगर उनकी जिंदगी संवारने के लिए तुझे खुद को बर्बाद करना भी पड़े तो हो जा बर्बाद। वो कहते हैं ना कि महानता इसमें नहीं है कि आप कई जिंदगियां उजाड़कर अपनी दुनिया बसाओ, बल्कि महानता तो इसमें है कि अगर आपकी जिंदगी उजड़ने से कईयों की जिंदगी संवर रही है तो शौक से उजड़ जाओ। माहिरा अपने ख्यालों में गुम कब अचल के पीछे पीछे चलते हुए मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में आ गई थी, उसे पता ही नहीं चला। उसकी तंद्रा तो तब टूटी जब अभिमन्यु के वो भयंकर शब्द उसके कानों में पड़े, जाने मन, आओ यहाँ बैठो मेरे साथ। अभिमन्यु के मुंह से खुद के लिए जानेमन शब्द माहिरा को एक गाली की तरह लग रहा था। उसने अपनी नजरें घुमाकर तिरछी नजरों से अभिमन्यु के हाथ को अपनी कमर पर देखा तो अनजाने में ही उसके हाथों की मुट्ठियां कस गई थी और माहिरा के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी भी पल अभिमन्यु को मार बैठेगी। पास में खड़े अचल की नज़र जब माहिरा के हाथ पर गई तो वो जल्दी से उन दोनों के पास आया और माहिरा को चेयर ऑफर करते हुए कहा, मैडम प्लीज आप यहाँ बैठिए। अचल की आवाज सुनकर माहिरा ने गुस्से में घूरकर उसकी तरफ देखा तो उसकी बगल में बैठा अभिमन्यु जल्दी से माहिरा के कान में कहा, यहाँ ज्यादा अपने तेवर दिखाने की जरूरत नहीं है माहिरा खन्ना। अगर अभी मेरी सटक गई ना तो तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मुझे राम नाम सत्य कराने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। जानती हो ना किसका? अभिमन्यु की चेतावनी सुनकर माहिरा ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो अभिमन्यु ने अपने जूते से उसके पैर को मसलते हुए धीमी आवाज में फिर से उसके कान में कहा, मेरे सामने आंखें नीचे एसीपी, वरना अगली बार मैं तुम्हारी ये दोनों आंखें ही निकलवा लूंगा, समझी? अब चुपचाप शादी करो, वरना तुम्हें बाद में अपने इस फैसले पर बहुत अफसोस होगा। अभिमन्यु की इस चेतावनी के बाद माहिरा किसी तरह से अपना गुस्सा पीकर रह गई और चुपचाप शादी के सारे प्रोसीजर फॉलो करने लगी। माहिरा को इस तरह से अपने इशारों पर नाचते देखकर अभिमन्यु उस पर तंज कसते हुए कहा, उफ ये गुलामी, उफ ये गुलाम, बाय गॉड मजा बहुत आएगा तुम्हें तड़पाने में। कहते हुए अभिमन्यु ने माहिरा को देखकर अपनी आई विंक कर दी तो माहिरा ने चिढ़कर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। लगभग आधे घंटे बाद ही माहिरा के हाथ में उनकी शादी का सर्टिफिकेट था, जिसमें अभिमन्यु जितनी बेशर्मी से मुस्कुरा रहा था माहिरा उतने ही दर्द के साथ आंखों ही आंखों में रो रही थी। जारी आखिर क्या थी वो वजह जिसके कारण एसीपी माहिरा को जबरन करनी पड़ी एक अमीर बिगडेल बिजनेसमैन से शादी? क्या अपने परिवार की खातिर माहिरा हो जाएगी यूं ही बर्बाद, या फिर ये है उसकी कोई सोची समझी चाल? जानने के लिए पढ़ते रहिए कहानी के आने वाले भाग, सिर्फ और सिर्फ माय डेविल लवर में। एपिसोड 2, माहिरा के प्लान्स। इस वक्त पूरे घर में हाहाकार मचा हुआ था। एक लड़की कफन में लिपटी हुई हॉल के बीचों बीच लेटी हुई थी और उसके आसपास काफी सारी औरतें बुरी तरह से रोए जा रही थी। तभी एक बुजुर्ग महिला अपने हाथ में पानी का गिलास लेकर उस लड़की के सिरहाने बैठी औरत के पास आई और उनके हाथ में पानी का गिलास थमाते हुए कहने लगी, अंजलि बेटा, संभालो खुद को। तुम्हारे इस तरह रोने पीटने से मीरा अब वापस नहीं आएगी। लो थोड़ा पानी पी लो।
उस बुजुर्ग महिला के इतना कहते ही मीरा के सिरहाने बैठी अंजलि जी ने उनके हाथ में पकड़े पानी के गिलास को जोर से हाथ मारकर दूर फेंकते हुए कहा, पानी पी लूं, मैं पानी पी लूं। यहाँ आपके लाडले ने मेरी बच्ची को जिंदा जलाकर मार दिया है और आप मुझे पानी पीने की सलाह दे रही हैं, वो भी ये कहते हुए कि मेरी बेटी अब कभी वापस नहीं आएगी। अरे थोड़ी सी शर्म वगैरह बाकी भी है या नहीं आप लोगों में? इतना कहकर अंजलि जी एक बार फिर से सिसकने लगी थी तो उनके बगल में बैठी उनकी छोटी बहन ने उन्हें गले लगाते हुए कहा, दीदी प्लीज शांत हो जाइए, ये वक्त होश खोने का नहीं बल्कि होशोवास में काम लेने का है। इनके पोते ने हमारी मीरा की जान ली है, हमें उसे हर हाल में जेल पहुंचाना है और उसके लिए आपका और जीजू का होश में होना बहुत जरूरी है। अगर आप इस तरह से अपना आपा खो देंगी तो जीजू को और आपकी बाकी बेटियों कौन संभालेगा? प्लीज शांत हो जाइए। उसके बाद आयुषी जी ने सामने खड़ी उस बुजुर्ग महिला की तरफ देखते हुए कहा, तो बताइए हमारी मीरा की इतनी बेरहमी से जान से मारने के बाद कहाँ मुंह छुपाकर बैठा है आपका पोता? बाहर निकालिए उसे अभी के अभी। मैं आज उसकी कॉलर पकड़कर उसे घसीटते हुए खुद थाने लेकर जाऊंगी। इतना कहने के बाद आयुषी जी पूरे घर में चारों तरफ देखकर चिल्लाते हुए अभिमन्यु को पुकारने लगी, बाहर निकलो अभिमन्यु मेहरा, अपनी बीवी की हत्या करने के बाद कहाँ मुंह छुपाकर बैठे हो तुम? वैसे तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते थे ना तुम, अब क्या हुआ, अब पुलिस के डर से कहाँ छिपकर बैठ गए तुम? बाहर निकलो अभी के अभी। आयुषी जी को इस तरह से चीख चीख कर अभिमन्यु को पुकारते देखकर वहीं थोड़ी दूर पर बैठी अभिमन्यु की मां ने उस बुजुर्ग महिला के पास आकर धीरे से उनके कान में कहा, मां जी आप इन्हें समझाइए ना कि ये इस तरह ना चीखे चिल्लाए, क्योंकि अभी के लिए तो अभिमन्यु घर पर नहीं है, लेकिन अगर उसने इनकी ये लाउड वॉइस इस घर में सुन ली तो आप तो उसका गुस्सा जानती ही हैं ना, वो भौकाल मचा देगा इनकी जिंदगी में। वसंत विहार, मेहरा मेंसन में आयुषी जी ने शायद ज्योति जी की कहीं ये बात सुन ली थी तो वो उनके पास आईं और उनकी बाह पकड़कर उन्हें अपनी तरफ घुमाते हुए उनसे कहा, आपका बेटा हमारी जिंदगी में भौकाल मचा देगा। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है कि वो सच में ऐसा कुछ कर पाएगा? तो मैं ना आपको आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं कि जितनी तबाही उसे मचानी थी वो मचा चुका है, अब बारी हमारी है। और अगर आपका बेटा वाकई में इतना बहादुर है तो लेकर आइए ना उसे यहाँ हमारे सामने। क्यों चूड़ियां पहनाकर कहीं छुपा दिया है अपने लाडले को आपने? चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए उनसे कहा, भगवान के लिए शांत हो जाइए आयुषी बहन, आप अभिमन्यु के गुस्से को जानती नहीं है। अगर गलती से भी उसने आपकी बातों को सुन लिया ना तो उसके बाद यहाँ जो कुछ भी होगा उसे तो हम खुद भी नहीं रोक पाएंगे। ये सुनकर आयुषी जी ने आंखें सिकोड़कर उनकी तरफ देखा और कहा, इसका मतलब कि आप ये कहना चाहती हैं कि आपका आपके बेटे पर कोई जोर नहीं है, वो चाहे जो कर ले लेकिन आप उसके गलत के खिलाफ भी आवाज नहीं उठा सकती? और तो और आप उल्टा हमें भी अपना मुंह बंद रखने के लिए कह रही हैं? तो मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ मिसेस चिराग मेहरा कि हम लोग आपकी तरह आपके पति या बेटे के गुलाम नहीं हैं, जो उनकी हर हरकत को आंख बंद करके नजरअंदाज कर दे। आयुषी जी का ये कटाक्ष सुनकर ज्योति जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, ये आप कैसी बात कर रही हैं आयुषी बहन? इसमें भला गुलाम और गुलामी की बातें कहाँ से आ गईं? मैं तो आपसे बस इतना कह रही हूँ कि अभी अभिमन्यु घर पर नहीं है, इसलिए आपका मेरे बेटे पर ये इल्जाम लगाना कि उसने आपकी बेटी को जलाकर मार दिया है, सरासर गलत बात है। कम से कम एक बार मेरे बेटे को घर तो आ जाने दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो आरोप आप लोग मेरे बेटे पर लगा रहे हैं उस बेचारे को इसके बारे में कुछ पता ही ना हो। ज्योति जी के इतना कहते ही आयुषी जी और अंजलि जी को लगा जैसे किसी ने उनके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो।
अंजलि जी ने ज्योति जी का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी तरफ खींचते हुए कहा, क्या कहा अभी अभी आपने मिसेज मेहरा कि आपके बेटे पर जो हमने हमारी बेटी को जलाकर मारने का आरोप लगाया है वो सरासर गलत बात है? अगर ऐसा है तो जवाब दीजिए, किसने किया है ये सब? बताइए, है कोई जवाब आपके पास? अपनी बात कहते हुए अंजलि जी ने ज्योति जी का हाथ बुरी तरह से मरोड़ दिया था तो ज्योति जी ने उन्हें खुद से दूर धकेलते हुए कहा, अब आप बदतमीजी कर रही हैं अंजलि बहन। मैं कह रही हूँ कि अपनी हरकतों पर लगाम लगाइए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको बाद में इसके लिए पछताना पड़ जाए। आयुषी जी की ऐसी उकसाने वाली बातें सुनकर ज्योति जी ने से निकलकर अभिमन्यु आकर अपनी कार में बैठ गया और अचल को इशारे से कुछ पैसे माहिरा को पकड़ाने को कह दिया। अचल को बेचारी माहिरा पर तरस तो बहुत आ रहा था, लेकिन अभिमन्यु जैसे कमीने इंसान को कौन सा किसी की हालत से कोई फर्क ही पड़ता था। अचल ने आकर अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर माहिरा को वो पैसे ऑफर किए तो माही उन पैसों को लेना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसे अभी अपने घर भी तो जाना था और उसके पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं था। उसके बाद माही ने सड़क पर आकर एक ऑटो रुकवाया और हल्की आवाज में उससे कहा, भैया लोधी कॉलोनी ले लो। उस ऑटो वाले ने माहिरा को बैठने का इशारा किया और ऑटो स्टार्ट करके वहां से निकल गया। माहिरा ऑटो के मिरर से अभिमन्यु की गाड़ी को खुद से दूर और दूर होते हुए देख रही थी। ना जाने क्यों, लेकिन उसके मन को अजीब सी शांति थी, क्योंकि अभिमन्यु ने भूल से शादी के पेपर्स भी उसके हाथ में पकड़ा दिए थे और साथ ही खुद से बचने का माहिरा को एक गोल्डन चांस भी दे दिया था। माहिरा ने मन ही मन कहा, कुछ भी कर माही, लेकिन तेरे घरवालों के सामने तेरी और अभिमन्यु की इस शादी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा कैसे? माहिरा दिमाग पर जोर डालकर कुछ सोचने लगी कि वो कमीना तो वैसे भी जाकर घरवालों को पहले सब कुछ बता देने ही वाला है, क्योंकि उसे तो लोगों के जले पर नमक छिड़कना बहुत अच्छे से आता है। तभी माही के दिमाग में एक आइडिया आया, लेकिन एक मिनट, उसके बता देने से क्या ही होगा? कौन सा तेरा परिवार अब उसकी एक भी सुनने वाला है? माहिरा ने खुद को ही समझाते हुए कहा, तू फिक्र मत कर माही, सबसे पहले किसी भी हाल में आज के आज दिल्ली से बाहर निकल जा, उसके बाद बाकी की बातें बाद में सोच लेना। फिर माहिरा का दुखी दिल माहिरा से बोला, लेकिन माही, तू यहाँ से कैसे जा सकती है? भूल मत उस घटिया इंसान ने तेरे साथ क्या किया है, और वो भी बिना किसी वजह के। और तू खुद भी तो एक पुलिस इंस्पेक्टर होकर भी खुद को उससे नहीं बचा पाई। अगर उसने वाकई में तेरे परिवार के साथ कुछ कर दिया तो? माहिरा ने मन ही मन कहा, कुछ भी कर माही, लेकिन तेरे घरवालों के सामने तेरी और अभिमन्यु की इस शादी के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा कैसे? माहिरा दिमाग पर जोर डालकर कुछ सोचने लगी कि वो कमीना तो वैसे भी जाकर घरवालों को पहले सब कुछ बता देने ही वाला है, क्योंकि उसे तो लोगों के जले पर नमक छिड़कना बहुत अच्छे से आता है। तभी माही के दिमाग में एक आइडिया आया, लेकिन एक मिनट, उसके बता देने से क्या ही होगा? कौन सा तेरा परिवार अब उसकी एक भी सुनने वाला है? माहिरा ने खुद को ही समझाते हुए कहा, तू फिक्र मत कर माही, सबसे पहले किसी भी हाल में आज के आज दिल्ली से बाहर निकल जा, उसके बाद बाकी की बातें बाद में सोच लेना। फिर माहिरा का दुखी दिल माहिरा से बोला, लेकिन माही, तू यहाँ से कैसे जा सकती है? भूल मत उस घटिया इंसान ने तेरे साथ क्या किया है, और वो भी बिना किसी वजह के। और तू खुद भी तो एक पुलिस इंस्पेक्टर होकर भी खुद को उससे नहीं बचा पाई। अगर उसने वाकई में तेरे परिवार के साथ कुछ कर दिया तो? लेकिन एक बार फिर माहिरा का अड़ियल दिमाग ने माहिरा से कहा, इस दिल की ऐसी इमोशनल बातों में मत आना माही, ये तुम्हें इसी तरह उकसा कर किसी ना किसी मुसीबत में फंसा ही देगा। देखा नहीं, आज सुबह ही इसकी बात सुनने की वजह से तुमसे कितनी बड़ी गलती हो गई।
अगर तुम उस अभिमन्यु मेहरा का फोन उठाने के बाद एक बार अपने परिवार से भी बात कर लेती तो कम से कम तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में तो नहीं पड़ना पड़ता ना। खैर अब छोड़, जो हो गया सो गया। किसी तरह इस दलदल से बाहर निकलने का सोच। सोच किस तरह से तू अपनी शादी का सच छुपा सकती है। रास्ते में माही का ऑटो बस कुछ मिनट के लिए रुका और उसके बाद वो अपनी ही रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगा था। इसी बीच माही अपने ख्यालों में गुम कुछ प्लान्स बना रही थी इस जबरदस्ती की शादी से बचने का। और उसे पता ही नहीं चला कि कब सफर खत्म हो गया और वो फाइनली घर पहुंच गई। माहिरा को होश तो तब आया जब ऑटो ड्राइवर ने फाइनली उसे आवाज देकर कहा, अरे मैडम चलिए उतरिए, आपका घर आ गया। ये सुनते ही माहिरा अपने ख्यालों से बाहर आई और सोचने लगी, घर आ गया? लेकिन उसने तो ऑटो वाले को अपने घर का पूरा एड्रेस बताया ही नहीं था। वो तो बस इतना ही बोलकर बैठी थी कि लोधी कॉलोनी ले लो। तो फिर ये घर तक कैसे ले आया? लेकिन तभी कोई आकर ऑटो के पास खड़ा हो गया और उसने धीरे से माहिरा से कहा, चले मैडम। ये आवाज सुनते ही माहिरा तो मानो किसी बुरे सपने से जाग गई हो। उसने सर बाहर निकालकर देखा तो ये अभिमन्यु का असिस्टेंट वहां खड़ा अचल था। अचल को देखते ही माहिरा का मुंह खुला रह गया और कुछ देर के लिए वो कोई हरकत ही नहीं कर पाई। दूर खड़ा अभिमन्यु ये सब देखकर इरिटेट हो रहा था और उसने 2 लेडी गार्ड्स को वहां बुलाया और माहिरा को खींचकर ऑटो से बाहर निकालने को कहा। जब वो गार्ड्स माहिरा की तरफ आ ही रही थी कि अचल ने वहां की स्थिति भांपते हुए जल्दी से माहिरा से कहा, मैडम आप खुद ही बाहर आ जाइए ना। क्यों आप बॉस को कोई भी मौका दे रही हैं अपनी इंसल्ट करने का? माहिरा अचल के कहने का मतलब समझ गई और इसीलिए बिना देर किए वो जल्दी से ऑटो के बाहर कूद गई। एक बार फिर से अपने मन की ना होने पर अभिमन्यु ने चिढ़कर अचल की तरफ देखा तो अचल ने लापरवाही से अपने कंधे उचका दिए। माहिरा भी अभिमन्यु के इस तरह मुंह बनाने का कारण समझ गई थी। कहीं ना कहीं वो भी इस सब से बहुत ज्यादा चिढ़ गई थी। उसे कहाँ पता था जिस ऑटो वाले को वो लोधी कॉलोनी का एड्रेस देगी वो यहाँ इस तरह से उसे वसंत विहार अभिमन्यु के घर पर लाकर पटक देगा। कहाँ तो बेचारी माहिरा यहाँ से दिल्ली छोड़कर भागने का प्लान बना रही थी और कहाँ उस ऑटो वाले की बेवकूफ़ी की वजह से उसी नर्क में आकर फंस गई थी जिससे बाहर निकलने के सपने अभी थोड़ी देर पहले तक वो खुद ही देख रही थी। लेकिन अब तो वो उसी मुसीबत में आकर फंस गई थी। अभिमन्यु जानता था कि माहिरा खुद से चलकर तो घर के भीतर जाने से रही तो वो जल्दी से उसके पास आया और माहिरा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती घर के भीतर ले जाने लगा। इतना कहकर अभिमन्यु माहिरा को अपने साथ बुरी तरह से खींचते हुए आगे बढ़ गया तो माहिरा ने अपनी मुट्ठी कसते हुए अपने मन में कहा, कौन किसकी खाल उधेड़ेगा ये तो आने वाला वक्त है बताएगा मिस्टर मेहरा। जब वो लोग मेन गेट से भीतर आ ही रहे थे कि अभिमन्यु वहां तैनात पुलिस फोर्स को देखकर गुस्से में पागल हो गया था। उसने सवालिया नजरों से माही की तरफ देखा तो माही ने जल्दी से ना में अपना सर हिलाते हुए कहा, ये मैंने नहीं किया। माहिरा की ये बात सुनकर अभिमन्यु ने घूरकर उसकी तरफ देखा और फिर धीरे से उसके कान में कहा, वैसे मुझे तुम्हारी कही किसी भी बात का विश्वास तो नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर इसमें तुम्हारा वाकई में हाथ हुआ ना तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा।